सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब बात होगी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। नाज़रीन, अमीर कतर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और जैसे कि आप जानते हैं नूर खान एयरबेस पर उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म खुद पहुँचे और गाड़ी को खुद ड्राइव किया, उनको वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए। इस दौरे को काफ़ी अहमियत का हामिल कहा जा रहा है। 2015 के बाद अब 2019 में कतर के अमीर पाकिस्तान पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। बहुत से मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताउन किया जा रहा है, आपस के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है और इस दौरे को काफ़ी अहमियत का हामिल कहा जा रहा है। वहीं हम ये भी देख रहे हैं जो चह मगोइयाँ हो रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कुछ। अब कतरी ख़त आपको याद होगा कि कतरी ख़त की बाज़ गश्त हमने काफ़ी सुनी अदालतों में भी, फिर वो कतरी ख़त उस तरीके से कारगर साबित ना हो सका जैसे सोचा जा रहा था। तो अभी जबकि बड़े मियाँ साहब जेल में मौजूद हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि शायद कल की जो मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हुकूमत इदारों पर प्रेशर डालने के लिए थी और शायद कुछ कतर के अमीर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इस सारे मामले में कुछ अपना किरदार अदा करेंगे। कुछ रिलीफ का रास्ता मियाँ साहब के लिए बनाने की कोशिश की जाएगी। कोई एक फ़िगर ऑफ़र जो आपस में प्ली बार्गेन की बातें होती हैं, कहा जा रहा है कि शायद उसमें कुछ किरदार अमीर कतर अदा कर सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने 26 जून को एपीसी बुलाने का ऐलान कर दिया है। उस एपीसी में तकरीबन तमाम अपोजिशन की जमातें शिरकत कर रही हैं। उनका लाहे अमल, क्योंकि जरदारी साहब ने कल ये कहा है कि एपीसी ये फैसला करेगी कि जो कमीशन तहकीकाती बनना है, जो कर्जे लिए गए थे पिछले 10 साल में, उस कमीशन को हम कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये फ़ैसला एपीसी करेगी। इस पर भी हम बात करेंगे और क्रिकेट पर भी बात होगी। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कल की बात होगी। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल हयात साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि नून लीग के रहनुमा सलीम ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले फैसल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अमीर कतर पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी खुशगवार माहौल में उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, मुआहदों पर दस्तखत भी हो रहे हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही ये दौरा उनका गुजर रहा है, वैसे ही मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह मुआहदों पर दस्तखत भी हो रहे हैं और जैसे आप लोग सोच रहे थे बिल्कुल उसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई खुश आइन बात है कि अमीर कतर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और उनका जो दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी ख़ास वजह यह है कि जब पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं और बहुत से ममालिक के जो अहबाब हैं वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आते हैं या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इस्लामी ममालिक के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहाँ तशरीफ़ लेके गए तो उनकी आपस में जो मीटिंग्स हुई उन मीटिंग्स में फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स जो हैं वो आए और उसका इम्पेक्ट जो है वो पड़ा। और क्योंकि मुख्तसर टाइम में 10 महीने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बजट पेश किया तो उससे भी ये बात ज़ाहिर होती है कि इन दौरों का जो इम्पेक्ट है वो आया और इकानमी की सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हुई। आज जो आपने बात की कतर के दौरे के हवाले से, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अमीर कतर जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने 17 खरब 28 अरब रुपीज़ के सरमायाकारी की ख़ैश ज़हर की और ये ख़ैश जो है ये मुख्तलिफ़ शोबाजात में सरमायाकारी की बात की गई, जिसमें ख़ास तौर पे बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स, होटल शामिल हैं और ज़राअत का शोबा इसमें शामिल है, खुराक शामिल है और ऐसे मुआहदे भी किए गए जिससे दहशतगर्दी के हवाले से और आपस में जो मुल्ज़िम हैं उनको एक्सचेंज करने के हवाले से बात करने का मतलब यह है कि ऐसी तमाम चीज़ों को अक्कासी की गई, अहाता किया गया जो कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। और अगर ये एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो कि कतर यहाँ पाकिस्तान में करना चाहता है, इसकी पेशरफ्त के लिए और इस पर मुख्तलिफ यादाश्त पे साइन किए गए जो उनके मुख्तलिफ शोबाजात के हेड्स जो हैं वो अपने साथ लेके आए थे और यहाँ पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ हेड्स ने आपस में MOUs साइन किए ताकि इसको सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा
सलीम ज़िया साहब, ये जो मैंने अभी इससे पहले बात की है कि भाई कुछ ऐसे ज़राए बता रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें गर्दिश में क्यों हैं कि अमीर कतर कुछ सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, या वो शायद कोई प्ली बार्गेन की सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं। कतरी ख़त को भी इसमें साथ में उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि भाई कतर के साथ आप लोगों के ताल्लुकात कुछ इस तरह के रहे हैं कि आप लोगों की मदद अभी भी शायद वो उस तरीके से कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक कतरी शहज़ादे और जहाँ तक कतर मुल्क का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान और हमारे मेरे ख़्याल उनके साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बरदराना ताल्लुकात हैं। और ख़ासकर कतर के जो शहज़ादे हैं उनके साथ तो बहुत उनके खुसूसी ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ साहब के और उनकी फ़ैमिली के। लेकिन ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल क्या सराई नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही बोगस ख़बर है और एक चलाई हुई ख़बर है कि जनाब कोई प्री बारगेन की या वो कोई रोल अदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई ना हमारी तरफ से कोई इंडिकेशन है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई है। और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा मोहतात होना चाहिए हमारे जो बरदराना मुल्क हैं उनको किसी भी तरह अपने मामलात में घसीटने के लिए। सही। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल वाज़े एक मौक़िफ़ है कि ना ही कोई प्ली बारगेन का कोई सिलसिला हमारे पास है, ना हम न करना चाहते हैं, और ना ही ये जो NRO की बात हो जाती है हर चौथे दिन, उसका भी हम जिक्र बताना चाहते हैं कि NRO के लिए ना ये देने की सूरत में है, ना हम लेंगे। और अगर इनके पास है भी तो मैं समझता हूँ कि उसको बत्ती बनाएं और उसको आग लगा दें, क्योंकि हमारे पास हमारी कोई ऐसी सोच है ही नहीं। क्योंकि हम समझते हैं कि हम जिस तरह भी हैं हम अपने मामलात खुद तय करेंगे, खुद मामलात को, जैसे हम कोर्ट्स में फाइट कर रहे हैं, नैब में हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अदालतों में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कि हम किसी भी किस्म का NRO नहीं चाहते। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं, उससे ये बताया जा रहा है कि भी बड़े मियाँ साहब तो चारों शाने चित हो गए हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि शायद वो अभी भी किसी उम्मीद में हैं और इन अदर वर्ड्स ये NRO की ही बात हो रही है। मैं इसका जवाब आपसे चाहूँगी। पहले मैं फैसल साहब आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी ये जो 2 घंटे पहले ही अमीर कतर पाकिस्तान से वापस गए हैं अपना दौरा मुकम्मल करके, कोई बड़े मियाँ साहब के हवाले से बात नहीं हुई? आखिर उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं, दोस्ताना बरदराना बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो किसी किस्म की बड़े मियाँ साहब के हवाले से बात नहीं हुई? देखिए, बात यह है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं अहबाब इक़्तिदार कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान की वजह से, अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और आपके किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुकात हैं, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। ये ममालिक के बरादराना ताल्लुकात होते हैं और आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के हेड्स होने की हैसियत से वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं। ये और बात है कि आप अपने आप को ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इनके साथ शायद कोई ज़ाती ताल्लुकात डेवलप हो गए हैं। ज़ाती ताल्लुकात डेवलप हो भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात एक मुल्क की हैसियत से हैं। और जो आपने बात की कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कोई बात ना तो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कोई बात हुई है और ना ही बात जो है इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़ा कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि हम इस सिलसिले में बात सुनने को तैयार भी नहीं। तो ये मेरे ख्याल में अब चैप्टर क्लोज होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का कोई डेलीगेशन आता है तो वो मुल्क के मफाद की बात करेगा, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की बात करेगा, ममालिक के साथ बिजनेस डील्स की बात करेगा, ना कि किसी के जाती डील की बात करेगा। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई ठीक हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, माजी में तो कहा जाता है कि भाई ख़ानदानी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की गई है, ख़ानदानी मफादात को तरजीह दी गई है। अमीर कतर पाकिस्तान में मौजूद थे और बड़ा ये खुशगवार माहौल में दौरा उनका रहा है, 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वो पाकिस्तान से गए हैं। आपने किस तरह देखा उनके इस दौरे को? बड़े मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, आपस में ताउन और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से पुरआज़म थे, आज़म का अदा किया गया है।
बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये जैसे फैसल ने कहा, फैसल भाई है जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे और इकट्ठे हैं असेंबली में भी। जैसे उसने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये ताल्लुकात जो है ये मुल्की सतह पर ही होते हैं और खारजा पॉलिसी होती है उसका नतीजा होता है, लेकिन बाद में इंसान के अंदर जो अपनी एक कुदरती सलाहियतें हैं या जो क़यादत का मौजूद होना है जो इनबिल्ट होती है, तो ये चीज़ें जो है वो लोगों को मजबूर कर देती हैं कि उससे प्यार करें। भुट्टो साहब जो थे वो आलमी दुनिया के लीडर थे और सारों के साथ उनके इस तरह के ताल्लुकात थे कि जब उनको सजा दी जा रही थी तो उस वक्त पूरी दुनिया ने ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से और ज़िया से कि आप ये आलमी नुकसान कर रहे हैं, ये दे दें तो आप हमें दे दें, उसे जला वतन कर दें, सजाए मौत ना दें। तो ये जाती भी हो जाते हैं ताल्लुकात। जहाँ आपके इन रहनुमाओं का तो वो तो अपना बिजनेस करने आते हैं। जैसे यहाँ सऊदी शहजादा पिछले दिनों में तशरीफ लाए, हमारे मेहमान थे सराखों पे, तो वो उनका जाती अपना बिजनेस था, अपना कारोबार था, उन्होंने इधर भी किया, उन्होंने इंडिया में भी जाके किया और मुल्कों में भी जाके किया। तो इसी तरह ये कतर वाले साहब भी तशरीफ लाए हैं, तो ये उनके अपने जाती मफादात हैं जो आते हैं और यहाँ बिजनेस करके चले जाते हैं। इससे कोई इस तरह का फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, अच्छा आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी सलीम ज़िया साहब कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में आपको पता है इजलास में खिताब किया है, उन्होंने मिसाक मईशत की बात की है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर सूरत हाल बन जाए और हुकूमत के साथ बैठ के मामलात को हल किया जाए, इकॉनमी पर तवज्जो दी जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भी अदर वर्ड्स वो एनआरओ मांग रहे हैं तभी उनका लहजा तब्दील है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि एक हमारी तरफ से तो नेक नियति से बहुत पहले से ये बात हो रही थी। ये सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने बात की थी और फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, नेक नियति पे की। लेकिन आपने देखा कि उसका किस तरह मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि जनाब ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, और जबकि हम बार बार कह चुके हैं कि ये देने वाली ना, ये देने की सूरत में है ये हुकूमत एनआरओ, ना हम लेना चाह रहे हैं। और अगर इनके पास एनआरओ है तो उसकी होती बनाएं और उसकी आग लगा दें, उसका किस्सा ख़त्म कर दें। हम ना एनआरओ मांगते हैं, ना हमें चाहिए, ना हमें उसकी ज़रूरत है। हम कोर्ट्स में कंटेस्ट कर रहे हैं, 150 दफ़ा कोर्ट्स में अपेयर हो चुके हैं, नैब में अपेयर हो चुके हैं, और हमारी सारी क़यादत तकरीबन नवाज़ शरीफ से लेके और सवाए शहबाज शरीफ साहब वो भी जो इस वक्त बेल पर हैं, हमजा शहबाज साहब और दूसरे लोग, हमारे ढेर सारे लोग जो है, हमारी क़यादत जो है वो जेलों में है, उनको नैब में पकड़ा हुआ है, जेल में डाला हुआ है, कोर्ट्स की तरफ से उनको सजाएं हुई हैं। तो हम किसी भी सूरत में इस तरह की कोई डील को ऐसे मौके पे नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर इसका मौका था तो बहुत पहले था। अब तो मैं समझता हूँ कि सारा कुछ गुजर चुका है। अब तो हम उसको पार्लियामेंट में भी फेस कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह सड़कों में भी फेस करेंगे। अच्छा, और आखिरी बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर यकीनी तौर पर बात रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिरी बात जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की होगी। ये आपस में एक राय उनकी ज़रूर हो सकती है शहबाज शरीफ साहब की नेक नीति पर, लेकिन जैसे कल मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि आखिरी बात जो है वो नवाज शरीफ साहब की होगी। और सर इसी बात पर तो ये शोर मचा हुआ है कि पार्टी के अंदर दो पार्टियां हैं, एक शहबाज लीग, एक नवाज लीग। कल मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला है कि भाई बात वही फाइनल होगी जो बड़े मियां साहब कहेंगे। फिर उनको रात को ट्वीट करके वजाहत भी देना पड़ी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर जो तासुर मिल रहा है उनकी गुफ्तगू से वो तो कुछ इसी किस्म का मिल रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, ये एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ये कोई मिलिट्री रजीम नहीं है। यहाँ पर हर आदमी को अपनी राय देने का इख्तियार है और शहबाज साहब ने अगर अपनी राय दी है सर आँखों पर है। और लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसके सारे ताल्लुकात, सारे मामलात जो हैं, जो आखिरी फ़ैसला है वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। और अगर मरीम नवाज सर यहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट है कि शहबाज शरीफ साहब मिसाक मईशत की बात करते हैं, मरीम नवाज उसको मजाक मईशत बोल देती हैं, यानी कि इख्तिलाफ राय है। और मरीम ये खुद बोलती हैं कि मैं जो बात कह रही हूँ वो कह रही हूँ जो मियाँ साहब भी बोल रहे हैं।
मेरी और मियाँ साहब की बात एक है। मैं इसी पर इसी तरह फैसल साहब आपसे क्या जानना चाह रही हूँ, मैं आपके पास वापस आती हूँ। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि नहीं, मेरी बात मुकम्मल कर सुन लें कि इसमें इख्तलाफ राय की बात नहीं है। इसमें देखें, इजहार राय की तो ज़रूरत है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि हम किसी मिलिट्री यूनिट में बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी राय ज़रूर दी है, लेकिन उसको जाहिर है वो जो आखिरी बात है, जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, और उनकी नुमाइंदगी इस वक्त मरीम नवाज साहिबा बखूबी कर रही हैं और उन्होंने वजाहत कर दी है। और अगर कोई मौका आएगा तो उस पर डिबेट भी हो सकती है आपस में हमारी पार्टी के अंदर, और जो आखिरी फैसला होगा मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, यहाँ कर दिया जाएगा। मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी। ये जो सर फैसल साहब, मिसाके मईशत वाला मामला है सर, आप वो लोग हैं जो कहा करते थे ये मुआशी दहशतगर्द हैं, ये करप्शन करने वाले, लूट मार करने वाले, इनसे बात हो ही नहीं सकती, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको जेल पहुंचाऊंगा, मैं इक़्तिदार में आया ही इसलिए हूँ। आप लोगों ने कमेटी बनाने का इंदिया दे दिया है मिसाके मईशत पर। देखें, ये तो एक खुश आइन और अच्छी बात है कि पार्लियामेंट जो है वो जब वहाँ पे डिबेट होती है तो ये अगर अपोजिशन की तरफ से कोई अच्छी प्रपोजल आती है तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको ऑन करे। और अगर अपोजिशन सिर्फ एतराज़ बाय एतराज़ की बात करती है तो उस पर फोकस यकीनन नहीं करना चाहिए। अब जो आपने बात की कि मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत के हवाले से जो आपने बात की, इस पे तो आप मतलब पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जब बात की तो उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये गो हेड दिया कि इस पे हम कमेटी बनाते हैं और मईशत की मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए अगर अपोजिशन अपनी को राय देना चाहती है तो दे, और एक अच्छी बात है। लेकिन जब इस बात को पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो ट्वीट आ गया, और ट्वीट जो है उसके बाद पार्टी में मेरे भाई कह रहे थे कि हमारा फाइनल फैसला तो हो या जिसका फैसला हो, तो ये जो आजकल बातें चल रही थी जो कि र्यूमर्स थी, वो तो अब इसके बाद हकीकत बन के नजर आ गया कि PMLN की जो जमात है इसमें दो धड़े हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर एक जो आजकल प्रेसिडेंट है PMLN का, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात करता है कि हम इस पे बात करना चाहते हैं, हम इसको इस पर बात करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है के डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, तो मरियम नवाज ने जो बात की वो आपके सामने। महज इस बयान से आप कह रहे हैं कि भी अच्छी बात है और ये इस तरह होना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए। अभी तक तो आप लोग मिलकर नहीं बैठे, फिर शराइत भी रखी जा रही हैं उनकी जानिब से कि वज़ीर आज़म खुद आएँ, खुद बैठकर बात करें, ये शराइत भी रखी जा रही है इस किस्म की। मुझे हसन मुर्तज़ा आप ये बताइएगा, आप लोगों के मौक़िफ़ में कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है आप लोगों के मौक़िफ़ में, मतलब कुछ मिसिंग लग रहा है। एक तरफ आप लोग बाहर निकलते हैं, महंगाई की बात करते हैं, अवाम परेशान है, गरीब अवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है, PTI अवाम तक जो तासुर पहुंचा रही है, यहाँ पर जो बात कर रही है वो ये बोल रहे हैं कि भी आप लोगों पर प्रेशर है केसेस का, आप लोग अपनी लीडरशिप को बेल आउट कराने के लिए इन लोगों के साथ मिल गए हैं, इनके साथ बैठ रहे हैं। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ये शायद आपके इल्म में नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर सा मौक़िफ़ है कि हम अदालतों में मौजूद हैं, हम गिरफ्तार हैं, हम अदालतों में तो आप लोग मौजूद हैं, पर आप इदारों पर एतबार नहीं करते ना। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं अब आप तो मेरी भी इतनी है जितनी इदारों की हैं, आप तरफा ना करें, मेरा मौका ले लें जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हम अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं, हम केसेस का तो फिक्र हमारे मुखालफीन को या हुकूमत को होना ही नहीं चाहिए। हम अदालतों में खड़े हैं, अदालतों के हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ भी फैसले तस्लीम करते हैं। अदालतों में हमारे अदालती कत्ल हुए, हमने वो भी बर्दाश्त किए। अदालतों ने हमारे साथ और ज्यादतियां की, हमने वो भी बर्दाश्त की। हमने तो कभी पत्थर भी नहीं मारा अदालत को। हम ये कहते हैं कि हमारे केसेस को छोड़ो, हम अदालतों में अपने भुगत लेंगे। महंगाई का जवाब दो। आज आसिफ अली जरदारी अंदर है, क्या डॉलर नीचे करते हो? क्या रुपए की कदर में बेहतरी लाते हो? क्या ये दाल सस्ती करते हो? क्या गरीब को इलाज मुहैया करते हो? क्या गरीब की तालीम का मसला हल करते हो? क्या गरीब का जो अस्पतालों के अद्वियात बंद हैं वो बहाल होती हैं? हम महंगाई की बात करते हैं, उसके बदले में हमें
कह दिया जाता है जी कि ये अपनी जमानत करवाना चाहते हैं। जमानतें भी हमारा हक है, हमने करवानी है, लेकिन सियासत करना भी हमारा हक है, अपोजिशन करना भी हमारा हक है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमें अदालतों में उठा के आप अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दो। हम अवाम की बात कैसे छोड़ दें? सर वो यही कहते हैं ना कि आप लोगों ने मुल्क को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह कर्जों पे कर्जे लेकर सब्सिडियां दी गई हैं। वो ही तो हम कहते हैं कि बैठ के हमारे साथ बात करो इकोनॉमी पे। अच्छा, बैठकर हमारे साथ बात करो, बैठकर हमारे साथ बात करो। आप अगर ठीक है, मेरी अर्ज तो सुन लेना, मुझे बात तो पूरी कर लेने दें। मुझे भी तो आपने फोन लाइन पे लिया हुआ है ना, मेरी अर्ज तो सुन ले। अभी आप PMLN को कह रहे हैं जी कि आपकी पार्टी धड़ों में तकसीम है। क्या आप सारों को और कौम को वो दो धड़े नजर नहीं आते जो PTI के अंदर एक अरसे से लड़ाई चल रही है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की? क्या आपको वो धड़े नजर नहीं आते जो PTI के अंदर शुरू से कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग पे ये घपले हुए हैं, और दूसरा उनका फरीक कह रहे हैं कि नहीं हुए? ये पार्टीज के अंदर होता रहता है। अच्छा, ये पार्टीज में होता रहता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, बातों के अंदर इख्तिलाफ राय होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गई आपकी बात। मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। मैं काफ़ी देर हो गई है खामोश बैठे हुए सलीम ज़िया साहब। सलीम ज़िया साहब, नून लीग के जो प्रेसिडेंट हैं वो असेंबली के इजलास में बात करते हैं इकॉनमी के संभालने के लिए मिसाक मईशत की। उसके बाद मौलाना साहब से मुलाकात होती है। आपने खुद ही से पहले बोला कि हम तो चाहते हैं असेंबली चले, बड़ी अच्छी बात है कि सब मिलकर बैठेंगे, मसाइल को हल करने की बात होगी। लेकिन APC के अंदर आप लोग हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बात करते हैं, लॉकडाउन के फैसले पर गौर होगा, इस किस्म की बातें होती हैं, एजेंडा APC का ये है। तो सर ये तो फिर दो तरह की बातें ना, एक तरफ मुल्क को चलाने की बात, मसाइल को हल करने की बात, फिर जो पार्टी हुकूमत में है जिसने आप लोगों के साथ मिलकर सब करना है उसके खिलाफ सड़कों पर निकलने के लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमने तो देखो इनको बहुत शुरू से बहुत टाइम दिया, अब तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं। हम सोच रहे थे कि शायद इनके पास कोई खुफिया इनका प्लान होगा, क्योंकि पिछले 5 साल ये मुस्तकिल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि हमारे पास सुकरात हैं, बुकरात हैं, वो काम कर रहे हैं, हमारी वो टास्क फोर्स है वो काम कर रही है। वो तो अब जाके भांडा फूटा कि इनके पास तो कोई प्लानिंग थी नहीं, सवाए इसके कि लोगों को झूठ बोला गया कि अभी 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, 50 लाख घर बना दिए जाएंगे, और इस तरह की बेतरतीब किस्म की चीज़ें जो होती रहीं कि जी 2000 अरब जो है वो पहले दिन ही मिल जाएंगे और हम पैसे वापस कर देंगे और इस तरह हो जाएगा। वो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इनके पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग या कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए। तैयारी नहीं है, बिल्कुल महंगाई तो है, इसके लिए हम समझते हम मजबूर हैं कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ तो करें। सही है। अच्छा फैसल साहब, इन्होंने कुछ करना नहीं है। जिन लोगों के साथ आप बैठ के बात करने को तैयार हो गए हैं ये मिसाके मईशत वाले मामले पर, सर ये वो पैसा लूटने वाले आपके ख्याल में पैसा वापस करने पर राजी हो जाएंगे जिसके साथ आप बैठ के बात करने को तैयार हो गए? देखिए, पार्लियामेंट में अगर मेंबर्स कोई इस तरह की सजेशन देता है और वो बात करता है कि हमें मिसाके मईशत पे बात करनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट अगर उसके साथ मिलके बात करती है तो ये अच्छी बात है। अगर हम इसको रिफ्यूज़ कर देते तो आपका ही सवाल होता कि आप मिसाके मईशत पे आप बात ही नहीं करना चाहते, अपोजिशन के पास साथ बात ही नहीं करना चाहते। अगर आज हमने इसकी इब्तदा की है और उनको इस हवाले से वेलकम कहा है तो ये एक अच्छी बात है, और मिल बैठ के मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है उस पर बात करने के लिए अगर पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज इकट्ठी होती हैं तो ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो इनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, इदारों में जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अदालतों पर हमें फैसला जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा। अलबत्ता आप लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से मसाइल को हल किया जाए, लिहाजा आप लोग इनके साथ बैठ के बात करने को भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हयात साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और सलीम ज़िया साहब, आप तीनों का। नाज़रीन अब बात होगी, मैं अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ क्रिकेट पर बात करेंगे। आज बहुत अहम मैच हो रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन। लॉर्ड्स में जनाब आज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का बड़ा मुकाबला है। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म है।
काफ़ी प्रैक्टिस की है और हाई स्पिरिट्स के साथ कमबैक करने का पूरा इरादा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं आज के मैच पर। सरफराज साहब, आज हम लोगों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, आपने इस फैसले को किस तरह देखा है पिच को देखते हुए? देखें, बैटिंग का फैसला तो बड़ा अच्छा कामयाब रहा है और शुरू में जो फखर और इमाम की पार्टनरशिप थी, 6 से ज़्यादा रन एवरेज के उस वक्त देखने में आई, लेकिन उसके बाद जैसे जो आउट हुए हैं रन एवरेज बड़ी स्लो हो गई है और इस वक्त साउथ अफ्रीका हैव कम बैक, लेकिन उस वक्त लग रहा था 300 प्लस पाकिस्तान आसानी से रन करेगा। पिच भी बड़ी आसान थी, मौसम भी अच्छा था और तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए साथ दे रही थी। तो लेकिन जैसे 2 आउट हुए हैं रन एवरेज स्लो हो गई है और अब देखना ये है कि तेज खेलना पड़ेगा और मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन को 50 ओवर तक खेल के एक बड़ी इनिंग खेल के एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। कितना टोटल आपके ख्याल में देना चाहिए पाकिस्तान को? देखें, जैसा हमने साउथ अफ्रीका को देखा है, दे आर आउट ऑफ फॉर्म, उनके बैट्समैन भी इतनी कुछ अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, किसी ने सेंचुरी तक नहीं की। तो ये देखते हुए मैं कहूँगा कि उनको भी मुश्किलात का सामना है बैटिंग में और पाकिस्तान की चूँकि बॉलिंग साउथ अफ्रीका से काफ़ी बेहतर बॉलिंग है, लेकिन पिच बड़ी सागवा होगी फॉर द बैट्समैन और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है तो करने पड़ेगा। कोई भी टीम आजकल कोलैप्स भी करती है तो 300 तक पहुंच जाती है, तो ये एक स्कोर आजकल चल रहा है और मौसम भी जैसा लेटर ऑन धूप होगी, ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बॉलिंग है और उसमें जो आज एक चेंज की है, अफरीदी को डाला गया है हसन की जगह, वो भी मेरा ख्याल है एक अच्छा टीम में सिलेक्शन की है। जी अच्छा, इसमें फील्डिंग पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, फील्डिंग आपने देखी है पहले पाकिस्तान की बड़ी बुरी रही है, बड़े चांस हम लोगों ने पिछले मैच में मिस किए हैं, तो फील्डिंग के किरदार पर आपकी राय क्या है? फील्डिंग की वजह से ही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान कोई मैच आ रहा है T20। इससे पहले आप देखें ODI जो इंग्लैंड के खिलाफ हुए उसमें आखिरी 2 मैचेस में कितने कैच छोड़े, उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी जो आसिफ ने कैच छोड़े हैं 3, एक ही फील्डर ने 3 कैच छोड़े हैं। इसके अलावा बेशुमार कैच छूटे हैं, विकेट कीपर ने भी कैच छोड़े हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक अच्छी कैचिंग होनी चाहिए और उसके साथ रन आउट जो हमने मिस किए हैं उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रन आउट जो चांस मिले करना चाहिए और यही चीज़ें हैं, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच बदल देता है और मैच अपना जीत की पोजीशन में ले आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि फील्डिंग के ऊपर बड़ा जोर डालना चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को टू कम बैक। सही। अच्छा, दूसरी टीम ठीक है गो कि उनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छी नहीं रही है, लेकिन अगर सरफराज साहब हाशिम मामला क्लिक कर जाते हैं तो फिर आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखें, अगर तो पाकिस्तान आज मैच हार जाए है तो बिल्कुल ख़त्म है। फिर आप देखें न्यूजीलैंड के 11 पॉइंट हो गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 10 पॉइंट के साथ है, उनके भी मैचेस भी बाकी हैं। उसके साथ अगर इंग्लैंड का देखें तो उनके भी 8 पॉइंट हैं और इंडिया ने अभी तक मैच ही नहीं हारा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैच हारने की। अगर हारें तो उसके बाद पाकिस्तान के अभी 3 पॉइंट हैं, तो ये हार के अगर 3 जीतते भी हैं तो फिर भी 9 पॉइंट होते हैं, तो फिर पोजीशन तो बिल्कुल पाकिस्तान की 0 हो जाएगी। तो ये मैच नहीं, चारों के चारों मैच जीतें और फिर टॉप टीम में कुछ मैच हारें, जब जाके पाकिस्तान का सेमीफाइनल में चांस बन सकता है। जी अच्छा, अभी हफीज़ और बाबर क्रीज पर मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि मिडिल ऑर्डर का किरदार भी बड़ा अहमियत का हामिल है। इस अहम मैच में डू एंड डाई मैच है, गेम प्लान आपके ख्याल में किस तरह का आगे होना चाहिए? देखें, गेम प्लान तो यही है कि एक बड़ा स्कोर करें और
अच्छा, 6 से अब हफीज आउट हो गए हैं। आज ये देखने में आ रहा है, आपने चलाया हुआ है, तो ये अब 3 आउट हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर में तो अब आइंदा सरफराज आएगा, उससे पहले हारिस है, तो एक अच्छी पार्टनरशिप। और अब बाबर के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि ही इज द मोस्ट अकम्प्लिश्ड बैट्समैन है और इन फॉर्म में भी है, स्कोर भी करता है। तो इसको बड़ी इनिंग खेल के 50 ओवर, मेरा ख्याल है अगर ये खेलें 50 ओवर तक बाबर, तो एक बड़ा स्कोर बन सकता है। हारिस भी क्योंकि कुछ मैच नहीं खेला, ही इज नॉट इन फॉर्म, और वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए इतना तेज शाह ना खेले। अच्छा, मैं आखिर में बस आपसे ये पूछूंगी, आखिर में बस इतना बता दें, कितना स्कोर आपके ख्याल में पाकिस्तान आज बना जाएगा तो हम ये मैच जीत सकते हैं? 300 प्लस करे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कुछ बचत हो सकती है। 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। इस वक्त हम रेस्पोंडेंट स्पोर्ट्स की नादरा मुश्ताक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं। नादरा, आज क्या लग रहा है, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया है, ये लकी साबित होगा पाकिस्तान के लिए? कितना स्कोर पाकिस्तान कर सकता है आज आपके ख्याल में? बिल्कुल, इंशाल्लाह आज जो पाकिस्तान ने फैसला किया है वो बिल्कुल सही फैसला है, और क्योंकि हमें पता है हमारी वीकनेसेस क्या है जिसमें हम चेज नहीं कर पाते हैं। तो आज जो स्कोर की आप बात करिए तो विकेट जो है वो बहुत ही साजगार है बैट्समैन के लिए, तो 300 प्लस का ये टारगेट दे सकते हैं। और जिस तरह से हफीज अभी आउट हुए, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा हम रिलाई कर रहे थे कि आज हफीज जो है एक लंबी इनिंग खेल जाएंगे और जो मिडिल ऑर्डर है उसमें सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन आज जो स्टार्ट लिया था वो बहुत बेहतरीन स्टार्ट था। दोनों जो ओपनर्स थे हमारे, इमामुल हक और फखर इमाम, अच्छा, दोनों ने 44 रन बनाए। एक ने 57 गेंदें खेली, एक ने 51 गेंदें खेली, और आज इमरान ताहिर का शिकार बने। इमरान ताहिर आज बड़े हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेशन उनका नजर आ रहा है। गो के टूर्नामेंट से जो है साउथ अफ्रीका आउट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीका फाइट कर रही है और वो गेम खेलना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है उनका खेलना। हाँ, पाकिस्तान के एस्पेक्ट से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अगर वो लंबी इनिंग खेलेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ है लॉर्ड्स से, तो लॉर्ड्स का मैदान क्या मंजर पेश कर रहा है? पाकिस्तानी टीम जो है हाई स्पिरिट्स में है, जानते हैं एजाज वसीम बाकरी से। एजाज, क्या माहौल बना हुआ है और सूरत हाल है क्या अभी? देखिए, मैच की इस वक्त की जो सूरत हाल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये बैटिंग कोलैप्स हुई थी, या वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलैप्स हुई थी, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं उतरे थे, आज कदरे बेहतर खेल रहे हैं। मोहम्मद हफीज एक पार्ट टाइम बॉलर एडन मैकरम की गेंद पर आउट हुए हैं, हालांकि हफीज को विकेट पर स्टे करना चाहिए था। यही पाकिस्तानी बैट्समैनों का अब तक प्रॉब्लम चलता है। इससे 40 रन करते हैं। नादरा जैसे बता रही थी कि आप 40 रन स्कोर करने के बाद, ये मैं आपको क्रिकेट टर्म्स में बताऊं तो आप 0 पे आउट हो जाओ या 10 रन पे आउट हो जाओ, इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। अगर आप 40 रन करके और कम से कम 8 से 10 ओवर आप विकेट पर खड़े होकर बाद आउट हो जाओ, ये अच्छा नहीं समझा जाता। यही पाकिस्तानी प्रॉब्लम रहा है अब तक कि वो विकेट पर कयाम नहीं करते हैं। तो सो फार 30 ओवर के अंदर जो पाकिस्तान का 145 रन है, रीजनेबल स्कोर है। बाबर अभी विकेट पर स्टे किए हुए हैं। बाबर भी इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके हैं, अभी भी वो 33 पे खेल रहे हैं। इसी 33 को उनको सेंचुरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर टीम जीतती है। तो कितना टोटल आज पाकिस्तान को देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त 4.5 रन पर ओवर की एवरेज से खेल रहा है, तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान 250 से ज्यादा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि शोएब मलिक भी निचले ओवर्स में नहीं है। हारिस अली से क्या एक्सपेक्टेशंस है? फिर इमाद से हम हारिस सुहेल से करते हैं, देखते हैं कि इमाद आज कितना स्कोर करते हैं। तो मेरी नजर में जिस तरीके से पाकिस्तान की हर 15 ओवर बाद एक विकेट गिर रही है, बजाय यही लग रहा है कि 250 रन करेंगे। हारिस सुहेल से एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, क्योंकि वो शोएब बैठ गए हैं, वो खेल रहे हैं? देखिए, हारिस सुहेल के साथ टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादती कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई में स्कोर की थी, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 4 वनडे मैचेस में भी नहीं, वर्ल्ड कप में भी हारिस को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतारा गया था, अब फिर 3 मैचेस बाद उतारा गया है। तो वो मुझे नहीं लगता कि हारिस इस कंडीशन के अंदर किस तरह से सरवाइव करेगा, लेकिन हारिस को आज अपनी सिलेक्शन को साबित करना चाहिए। ये हारिस के पास बहुत बड़ा मौका है। लॉर्ड्स का मैदान खचाखच भरा हुआ है,
तकरीबन 80% पाकिस्तानी हारिस ही नहीं, पूरी टीम को ही ये शो करना पड़ेगा कि सिचुएशन रखता है। सही तो कि एक वो बड़ा ओकेजन है, हारिस को बड़े ओकेजन का आज फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर पेजाज हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो टीम इस टूर्नामेंट में कुछ बेहतर, इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। आपने उनके खेल को किस तरह देखा है? साउथ अफ्रीकन टीम का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि वो बड़े इवेंट्स के अंदर इसी तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन इस बार तो है कि साउथ अफ्रीका अभी टूर्नामेंट में उसने मजीद 4 मैचेस खेलने हैं, लेकिन वो टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। लेकिन एक ऐसी टीम है जिसके पास बैट्समैन भी है, उसके पास बॉलिंग भी अच्छी है, तो उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। तो साउथ अफ्रीका आज वर्ल्ड कप के आगे की जर्नी के प्रेशर से फ्री होकर खेल रही है। तो जब आप प्रेशर से फ्री होकर खेलते हो तो आप स्कोर करते हो। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीकी बैट्समैन क्या करते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि लॉर्ड्स के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे आप 90s में चले जाएं, वसीम वकार की बॉलिंग देख लें, अर्ली 2000 में शोएब अख्तर की बॉलिंग देख लें, या अभी रिसेंट पास में यासिर शाह, मोहम्मद आमिर की यहाँ पर बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रियाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अच्छा वसीम, एजाज वसीम, आप इस वक्त लॉर्ड्स में मौजूद हैं, तो थोड़ा सा आपकी, चूंकि मैं आपके साथ लाइन पर हूँ, मुझे थोड़ा सा मंजर तो वहाँ का बताएं। हमारे आर्मी चीफ भी बताया जा रहा है वहीं पर हैं, क्या माहौल है वहाँ पर, मौसम किस तरह का है? के अंदर हमेशा 300 प्लस स्कोर होता है, ये एक बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक बनाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा क्राउड होता है, बड़ा स्टेडियम, बड़ा ग्राउंड है, तारीखी ग्राउंड है, तो यहाँ पर हमेशा से हमने बैटिंग के कोलैप्स नहीं देखे हैं। अच्छा, पाक इंडिया मैच को देखने के लिए आपको याद है शाह महमूद कुरैशी साहब बरतानिया में मौजूद थे, आज आर्मी चीफ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या माहौल बना हुआ है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं लॉर्ड्स के मैदान में, मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं, तो कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, बाजवा तो वीआईपी स्टैंड में मौजूद हैं, यहाँ पे तो क्राउड को इतना पता होगा कि जनरल साहब यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए हैं, आर्मी चीफ, क्योंकि सोशल मीडिया तो सभी फैंस यूज करते हैं। अभी तक ना तो उनकी स्टेडियम के अंदर बड़ी स्क्रीन पर कोई इंसर्शन चली है, और ना ही वो स्टेडियम के किसी बालकनी से आम जो क्राउड है उसको नजर आए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो DGISPR है वो अमूमन हमारी बेस्ट विश क्रिकेट टीम के साथ अल्लाह करे वो आज बेहतरीन परफॉर्म करें, टोटल 300 से ऊपर दे दें, क्योंकि बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, तो शायद वो लोग अच्छा आज परफॉर्म करेंगे। तो पाकिस्तानी टीम के लिए डू एंड डाई मैच है, आप लोगों को बिल्कुल अपनी नर्व्स पे काबू रखना है, बेहतरीन परफॉर्म करना है। एजाज आपका भी शुक्रिया, नादरा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।